Hello everyone and welcome to Literature Gyan. Today's topic is Macbeth, which is a tragedy by William Shakespeare. पहले इसके कुछ की पॉइंट्स को जानेंगे, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे. सो वेरी फर्स्ट द राइटर ऑफ द प्ले इज विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है. ओके और ये प्ले जो है ये 5 एक्ट्स में है. यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि विलियम शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे हैं, जितने भी ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं, वो सभी 5 एक्ट्स में ही हैं. सो ये आपको याद रखने में मदद करेगा. ठीक है. और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी टच होता है. और ये प्ले की अगर मैं बात करूँ तो ये 1606 के आसपास, मतलब 1606 या 7 आप कह सकते हैं, इसके आसपास में ये लिखा गया है. और इसे पब्लिश किया गया था 1623 में. जो विलियम शेक्सपियर की जो वॉल्यूम्स आई थी, फर्स्ट फोलियो जो आया था, उसमें ये पब्लिश किया गया था. ओके और ये प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो स्कॉटलैंड में रखी गई है. सो ये प्ले वहाँ होता है. इस प्ले में एक किंग है, किंग डंकन, और उनकी लड़ाई होती है. उसी पे ये बेस्ड है नॉट कम्प्लीटली, बट या स्टार्टिंग ऐसी होती है. और इसका भी इम्पोर्टेंस है, इस वार का इम्पोर्टेंस है, जो कि किंग ऑफ नॉर्वे के साथ होता है. और यहाँ पे 2 आर्मीज़ होती हैं. एक तो आयरलैंड जिसका रिबेलियन होता है मैकडॉनल्ड, तो उसके साथ लड़ाई होती है, और दूसरे तरफ से नॉर्वे से भी लड़ाई चल रही होती है. एक्चुअली मैकडॉनल्ड जो होता है वो गद्दार निकलता है, तो एक उससे एक अलग लड़ाई है और नॉर्वे से एक अलग लड़ाई है. ठीक है. इस प्ले को लिखने में विलियम शेक्सपियर ने हॉलिंशियन क्रॉनिकल्स की हेल्प ली है, जिसमें कि ब्रिटिश हिस्ट्री दी गई है, और उसी के बेसिस पे इस प्ले को लिखा गया है. इसके अलावा भी कुछ प्लेज हैं जिसको इसी बेसिस पर लिखा गया है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो ये कुछ की टर्म्स थे, बहुत ही बेसिक डिटेल्स थे. आगे अब हम प्ले देखेंगे. लर्नर्स, हम इस प्ले को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए या इसे पार्ट वाइज डिवाइड भी करना पड़े. सो हैव पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल. ओके, let's get started. Okay, so Act 1 Scene 1. प्ले शुरू जब होता है तो सीन 1 में हम देखते हैं कि बिजली कड़कती है, आंधी तूफान वाला सीन होता है, और 3 विचेस से, और ये प्ले में 2-3 बार अपीयर हुई हैं. सो वेरी बिगनिंग, ये स्टार्ट में ही अपीयर होती हैं, और ये आपस में बातें करती हैं और ये बोलती हैं कि हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे. ठीक है. सो ये तीनों विचेस जब वहाँ से डिसअपियर होने वाली होती हैं, उससे पहले एक बहुत ही फेमस कोट को रिप्रेजेंट करती हैं. फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्टी एयर. जिसका मीनिंग ये है कि जो अभी सही है वो गलत हो जाएगा, और जो गलत दिख रहा है वो सही हो जाएगा. तो ये जो कोट है ये प्ले में 1-2 बार और भी आया है दूसरे तरीके से, और आप इसको बहुत ही डिटेल में समझ पाओगे. एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इस लाइन पे पूरे के पूरे प्ले को रिप्रेजेंट किया गया है. आगे देखेंगे कैसे. सो ये सीन 1 था. अब बारी आती है सीन 2 की. ठीक है. सीन 1 बहुत ही छोटा था. सीन 2 में क्या होता है कि साउंड ऑफ ट्रम्पेट एंड सोल्जर्स फाइटिंग ऑफ स्टेज. ठीक है. सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं, साउंड वगैरह आता है ट्रम्पेट का, और किंग डंकन आते हैं. बेसिकली किंग डंकन के 2 बेटे हैं. बड़े बेटे का नाम है मैल्कम और छोटे बेटे का नाम है डोनाल्बिन. ठीक है. इसके अलावा कुछ और भी अटेंडेंट्स आते हैं, जैसे कि लेनॉक्स हैं और भी अदर पीपल हैं, नोबल पर्सन्स हैं. सो उन्हें एक वाउंडेड पर्सन, वाउंडेड कैप्टन, वो हेड रहता है, आप कह सकते हो सिपाही रहता है, सर्जेंट रहता है, उसे पाते हैं. और किंग कहता है कि ये कौन है, ये ब्लडी पर्सन कौन है. यहाँ ब्लडी कोई अब्यूजिंग वर्ड नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खून से लथपथ रहता है. तो किंग कहते हैं ये कौन है, ये यहाँ क्या कर रहा है. तो उनका जो बड़ा बेटा है माल्कम, वो बताता है कि ये बहुत ही ब्रेव है और इसने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, मुझे बचाया, नहीं तो मैं यहाँ पे आज नहीं होता. सर्जेंट को कहता है कि वो आगे डिस्क्राइब करे कि युद्ध में क्या क्या हुआ. ओके. सो आगे क्या होता है, यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं कि जो टाइटल है प्ले का, मैकबेथ, जो कि इसका हीरो भी है. हीरो तो नहीं कहेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में वही है ना, फेयर इज़ फाउल. शुरू में लग रहा है ये हीरो है, लेकिन बाद में यही विलन बन जाता है, सिंस ये एक ट्रेजेडी है. सो जो यहाँ इसका मेन जो कैरेक्टर है मैकबेथ, यहाँ पे इसकी चर्चा शुरू होती है. ये फर्स्ट टाइम इसका नाम लिया जाता है. वो सर्जन डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से मैकबेथ ने लड़ाई की, और मैकडॉनल्ड जो है, दुश्मन जो है, उसे हराया, ना कि हराया बल्कि उसे इस तरह से मारा कि वो उफ तक नहीं कर सका.
और फिर डंकन को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे क्या कहता है, उसे डियरेस्ट कज़न कहता है। तो यहाँ पे हमें एक और बात क्या पता चलती है कि डंकन का रिलेशन है मैकबेथ के साथ, शायद वो उसका कज़न भी है और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे युद्ध का वो हेड भी था, उसे टाइटल भी दिया गया था, वो एक जगह का यू कैन से कि मालिक, और आप कह सकते हो कि उस जगह को उसे संभालने के लिए दिया गया था। सो पहले एक टाइटल होता था थेन, तो आपको जिस जगह आपके अधिकार क्षेत्र में आती है आप वहाँ के थेन ऑफ समथिंग जो भी रहेगा वो बन जाते हो। ठीक है, हम आगे इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो आगे क्या होता है, थेन ऑफ रोज एक पर्सन है, नोबल बैन है, वो आते हैं और बताते हैं दूसरे बैटल में क्या हुआ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पे दो तरह के बैटल्स, दो आर्मीज़ हैं जिससे लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक तो अपना ही गद्दार है जो गद्दारी कर बैठा और एक तो दुश्मन नॉर्वे जो है उससे लड़ाई हो ही रही है। सो वो बताता है कि मैकबेथ ने किस तरह से लड़ाई की और वो मैकबेथ को टाइटल देता है बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। अब ये बेलोना कौन है, तो ये रोमन में जो वो लोग थे, रोमन जो कल्चर है उसमें गॉडेस थी बेलोना, बहुत ही अच्छी तरीके से वो लड़ाई करती थी, वी कैन से कि योद्धा बहुत अच्छी थी। सो मैकबेथ को उससे यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, उसके ब्राइड ग्रूम के रूप में उसको टाइटल दिया गया, वो इतना अच्छे से लड़ाई किया। ठीक है, सो डंकन को काफ़ी अच्छा लगता है मैकबेथ की बहादुरी पर, उसकी ऑनेस्टी पर, वो उसे एक टाइटल, न्यू टाइटल दे देते हैं, थेन ऑफ कॉर्डर। सो यहाँ पे थेन ऑफ कॉर्डर पहले कोई और था, लेकिन उसकी गद्दारी की वजह से अब इस टाइटल को मैकबेथ को दे दिया गया कि अब इस जगह को भी वही संभालेगा। सो ही बिकेम न्यू थेन ऑफ कॉर्डर। चलिए अब सीन 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से 3 विचेस की एंट्री होती है और ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि आप लोग इतने दिन से क्या कर रहे थे। सो फर्स्ट विच पूछती है नेक्स्ट से कि आप लोग क्या कर रहे थे, तो एक का जवाब होता है कि शी वॉज बिजी इन किलिंग स्वाइन बिकॉज दे वर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग, तो वो स्वाइन का मतलब होता है पिग, तो उसे मार रही थी। और जो तीसरी विच रहती है वो बताती है कि वो किसी पुअर पर्सन को परेशान कर रही थी। ठीक है, तभी उधर से मैकबेथ और बैंको आते हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि आज का दिन किस तरह से फेयर भी रहा और फाउल भी रहा। ये दोनों ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अपने ही ग्रुप के मेंबर ने इन्हें धोखा दिया, जो कि फाउल हो गया, लेकिन इन्होंने गेम जीत लिया, इन्होंने युद्ध को जीत लिया। सो ये फेयर और फाउल दोनों रहा। सो तभी बैंको नोटिस करता है कि 3 विचेस हैं। एक्चुअली वो ऐसा नहीं सोचता कि ये विचेस हैं, बट वो ऐसा नोटिस करता है कि ये तीनों पर्सन कुछ अजीब ही लग रहे हैं। अब यहाँ पर अजीब क्या है, सो एक्चुअल क्या था कि वो थी तो तीनों एक औरत के ही वेश में, लेकिन उनकी मतलब धाड़ियाँ थी, ठीक है, जो बेसिकली लड़कों की होती हैं, मूछ वगैरह, वो उनका था। तो बहुत ही उसे स्ट्रेंज लगता है। सो मैकबेथ उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो, एक्चुअली नॉट कौन हो बट क्या हो आप लोग, क्योंकि नॉर्मल क्रिएचर्स तो वो लोग लग नहीं रहे थे, ह्यूमंस तो लग ही नहीं रहे थे। सो वो पूछता है कि आप लोग क्या हो। इस पर पे वो रिप्लाई करती हैं, उसमें से जो फर्स्ट विच है वो कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ क्लैमिस। सो फर्स्ट क्या बोलती है कि आपका स्वागत हो मैकबेथ, आप हो थेन ऑफ ग्लैमिस, तो वो तो थेन ऑफ ग्लैमिस था, उसे वो टाइटल मिला हुआ था। बट सेकेंड विच देखिए क्या बोलती है, सेकेंड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर। वो उसे थेन ऑफ कॉर्डर कहकर सम्मानित करती है। अब आती है थर्ड विच की बारी, ये कहती है ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी किंग हेयर आफ्टर। ये कहती है तुम आने वाले समय में राजा बनोगे। ठीक है, अब ये 3 विचेस तो अपनी अपनी बातें कह गई, पर बैंको और मैकबेथ ये दोनों की हालत हो गई ख़राब, काफ़ी कंफ्यूज हो गए ये लोग, ये क्या बोल रही है भाई। पर बात यही ख़त्म नहीं होती है, अभी ये लोग और कंफ्यूज होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन्होंने बैंको के लिए भी कुछ कहा, ये 3 विचेस ने 3 प्रोफेसीज बैंको के लिए भी की, और बहुत ही स्ट्रेंज प्रोफेसीज थी वो। पहली बात उन्होंने ये कही दैट ही विल बी बोथ लेसर एंड ग्रेटर दैन मैकबेथ। उन्होंने कहा कि मैकबेथ से ये ज़्यादा भी होगा बैंको और कम भी होगा। अभी इसका क्या मतलब होता है, ज़्यादा होगा तो फिर कम कैसे होगा और कम होगा तो फिर ज़्यादा कैसे होगा, काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर है। उसके बाद उन्होंने कहा दैट ही वोंट बी टू हैप्पी बट ही विल बी हैप्पियर दैन मैकबेथ। वो ज़्यादा खुश नहीं होगा लेकिन
मैकबेथ से तो ज़्यादा ही होगा। चलिए ये तो थोड़ा समझ में भी आता है, इसे तो हम समझ सकते हैं ये क्या कहा जा रहा है। एंड द थर्ड वन इज ही विल बी फादर ऑफ किंग्स दो ही विल नॉट बी अ किंग हिमसेल्फ। ये तो समझ में आ रहा है कि वो फादर ऑफ किंग्स होगा, मतलब उसके बेटे तो राजा बनेंगे बट वो नहीं बनेगा। बट यहाँ पे ये स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि राजा का ही बेटा राजा बनता था, तो वो राजा नहीं है तो उसके बेटे अचानक से कैसे राजा बन जाएंगे। सो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एक तरफ ये बोल रही है मैकबेथ तुम राजा बनोगे, दूसरी तरफ बोल रही है बैंको तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। सो दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड आफ्टर दीज प्रोफेसीज। ओके, मैकबेथ पूछना चाहता है आगे कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं इससे पहले कि ये लोग कुछ पूछते। ये लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी दो नोबल मैन उधर से आते हैं, एक है रोज और एक है एंगस। रोज कहते हैं मैकबेथ इज़ द न्यू थेन ऑफ कॉडर। वो बताते हैं कि अब नया थेन ऑफ कॉडर मैकबेथ है। अभी ये लोग पूरे भौचक्के थे, ये लोग को तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये तीनों क्या बोल के चली गई। इतने में ये आकर और परेशान कर दिया, मतलब परेशान नहीं कहेंगे लेकिन ये लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो दिन भर लड़ रहे हैं और फिर आने के बाद ठीक से घर भी नहीं पहुँचे, रेस्ट भी नहीं किया और अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। अब ये बोल रहा है नया थेन ऑफ कॉडर हो तुम, जबकि थेन ऑफ कॉडर मरा भी नहीं है, तो भाई ये कैसे बन गया। तो मैकबेथ पूरा ही हैरान हो जाता है। आइए देखते हैं। टू ट्रूथ्स आर टोल्ड, टू ट्रूथ्स आर टोल्ड as happy prologues to the swelling act of the imperial theme। वो खुद से कहता है कि चलिए दो बातें तो सच हो गई, अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमें वेरी फर्स्टली ये बात पता चलती है कि मैकबेथ कहीं ना कहीं एम्बिशियस है, उसके मन में ये बात आ चुकी है कि वो राजा बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उसके मन में वो नॉटी थिंकिंग, अभी यहाँ पे इसको बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है, सो वी कैन से नॉटी थिंकिंग, बट फर्दर ये बहुत ही सीरियस होने वाला है। उसके मन में ये बात आ जाती है कि राजा को मारा जा सकता है राजा बनने के लिए। यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है, ठीक है। सो बैंको नोटिस करता है कि मैकबेथ तो अपने आप में ही खोया हुआ है और वो एक वर्ड यूज़ करता है रैप्ट, जिसका मतलब होता है लीन होना, कि मैकबेथ तो अपने आप में ही खोया हुआ है। तभी मैकबेथ रिमार्क करता है कि नहीं नहीं रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, लक बाई चांस छोड़ देते हैं, मुझे कोई राजा वाजा बनने का शौक नहीं है। सो सीन 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं सीन 4 की, ठीक है। एक्ट 1 में ही हम लोग चल रहे हैं और ये है सीन 4, जिसमें कि किंग डंकन और उनके साथ उनके जो अटेंडेंट्स हैं लेनॉक्स, उनके बेटे मैल्कम और डोनाल्ड, ये लोग आते हैं और किंग को कंफर्म करते हैं कि क्या वो जो गद्दार थेन ऑफ कॉडर जो था वो मरा या नहीं मरा। भाई उसको छोड़ तो नहीं दिया गया क्योंकि उसने तो बहुत बड़ी गद्दारी का काम किया था। सो मैल्कम आंसर करता ऑब्वियसली अफर्मेटिव वे में किया या उसका काम चल रहा है और उसने अपना क्राइम को भी कॉन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ही किया है ये चीज़। सो डंकन तभी एक बहुत ही फेमस कोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। तो किंग कहते हैं कि ऐसा कोई आर्ट ही नहीं है कि माइंड में क्या चल रहा हो इसे फेस से पता किया जा सके, है ना। बहुत ही फेमस कोटेशन और साथ ही साथ कितनी प्रैक्टिकल है। ओके, तो तभी क्या होता है कि मैकबेथ, बैंको, रोज और एंगस ये चारों एंटर करते हैं सभा में और डंकन उनको बहुत ही प्रेज़ करता है, उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा करता है और बाद में वो फिर अनाउंस भी कर देता है कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है मैल्कम, ऑफ कोर्स वो बनेगा प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड, ठीक है। और इसी तरह करते करते लास्ट में वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा जब उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर इसी बात पे वो लोग सेलिब्रेट आज करना चाहते हैं मैकबेथ के कैसल में, क्योंकि मैकबेथ ने भी इतना बड़ा अचीवमेंट लिया था और आज किंग डंकन बहुत खुश हैं, ठीक है। सो मैकबेथ कहता है बिल्कुल बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर से कोई नहीं जानता है कि उसके अंदर अब एक ब्लैक और डीप डिज़ायर उसके अंदर अब आ चुका है। किस चीज़ का डिज़ायर? ऑफ कोर्स डंकन का मर्डर करना है उसको, उसके दिमाग में अब ये चीज़ आ चुका है। और ये चीज़ और भी ज़्यादा तब गहरा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये क्या, ये तो अपने बेटे को बोल रहे हैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और अभी तो उस विचेस ने बोला था कि नहीं किंग ऑफ स्कॉटलैंड तो मैं बनूंगा। तो फिर कैसे बन सकता हूँ भाई? ऑफ कोर्स मारना पड़ेगा किंग को, और क्या कर सकते हैं, है ना। सो अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं, सीन नंबर 5। अब यहाँ एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के हाथ में एक लेटर है, ठीक है।
वो लेटर मैकविथ ने उसे लिखा है जिसमें उसने डिस्क्राइब किया है सारी बातों को, इंसिडेंट्स को, जो भी आज हुआ उस दिन हुआ, मीन्स युद्ध किस तरह से उसने लड़ा, एंड ऑफ कोर्स विचेस के बारे में भी उसने बताया। तभी एक मैसेंजर आता है और ये अनाउंस करता है कि किंग डंकन अब आ रहे हैं। लेकिन लेडी मैकविथ को तो इस बारे में पता ही नहीं था, उसमें ये लेटर में ये बात ही नहीं लिखी थी कि किंग डंकन आने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में इतना सडन हुआ ना, मैकविथ ने जब लेटर लिखा होगा तो उसे भी नहीं पता होगा कि किंग डंकन आ रहे हैं, दैट्स वाई मे बी। सो तभी लेडी मैकविथ के माइंड में ये बात आ जाती है कि क्यों ना किंग को मार दिया जाए, और वो कहती हैं, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड्स ऑन मॉर्टल थॉट्स, unsex me here and feel me from the crown to the toe top, full of direst cruelty. So यहाँ पर वो बात कर रही हैं कि जो भी बुरी शक्ति होती है उनको बुला रही है कि भाई मुझे चेंज कर दो। यहाँ पे एक्चुअली वो एक औरत है और बेसिकली हम औरत को रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा करुणा ममता औरतों में होती है, बट यहाँ पर एक औरत है जो मारने की बात कर रही है। तो वो कहती है कि मेरा जेंडर चेंज कर दो और मेरे अंदर क्रूएलिटी भर दो, मुझे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा क्रूएल बना दो ताकि मैं ये हत्या कर सकूँ, इस चीज़ को अंजाम दे सकूँ। ओके, सो ये इस कोट का मतलब है। शी वॉन्ट्स टू बी लाइक अ मैन सो शी कैन हेल्प हर हस्बैंड। मैकविथ बहुत ही एम्बिशियस है और उसके माइंड में ये बात आ गई कि मुझे अब इस किंग को मारना है, सो मारना है, कोई सेकंड थॉट नहीं। ठीक है, सो मैकविथ जब एंटर करता है वो मैकविथ को बताती है कि हमें अब क्या करना है। बहुत ही एक्साइटेड है वो किंगशिप के बारे में कि उसका हस्बैंड किंग बन जाएगा और वो क्वीन बन जाएगी। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। शी टेल्स हर हस्बैंड देन व्हाट वी हैव टू डू दिस और दैट, वो बताती है। और मैकविथ बताते हैं, मैकविथ जब कैसल में आते हैं वो बताते हैं कि भाई देखो राजा आ जाएंगे और आज वो यहीं रहेंगे और आज रात तक रुकेंगे, कल सुबह चले जाएंगे। लेडी मैकविथ यहाँ पे मेंशन करती है कि वो आ तो रहा है लेकिन वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको कहीं और भेजने वाले हैं। ठीक है, मैकविथ अभी तक सीरियस नहीं था कि हाँ भाई मुझे मर्डर करना है। एक थॉट आया उसके माइंड में कि हाँ ये किया जा सकता है, बट इस चीज़ को उसके माइंड में परमानेंट किया गया है लेडी मैकविथ के द्वारा। इसको आगे समझेंगे कि ऐसा कैसे। जैसे कि मैंने भी बता ही दिया कि वो एम्बिशियस थी बहुत ज़्यादा, मोर देन मैकविथ हिमसेल्फ। ओके, सो आगे क्या होता है, अगला सीन आ गया है, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। सीन 6 आ गया। सो डंकन, मैल्कॉम, डोनाल्ड, उसके दोनों बेटे, इसके अलावा जो उसके अटेंडेंट्स हैं, बैंको, लेनॉक्स, मैकडफ, रोज़, एंगस, ये सभी आते हैं। और डंकन और बैंको जो है वो आपस में कुछ बातचीत करते हैं। दैट कितना खूबसूरत जगह है ये। एक्चुअली में दे आर इन द कैसल ऑफ मैकविथ, सो दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट। और एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस प्ले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम में से एक है दैट नथिंग इज़ एज इट सीम्स टू बी। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना शांति है यहाँ पर, बट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आगे। उसे भी हम देख लेंगे कितना ये प्रूव्ड है ये थीम दैट नथिंग इज़ एज इट सीम्स टू बी। ओके, सो व्हेन लेडी मैकविथ एंटर्स डंकन थैंक्स हिम फॉर हर हॉस्पिटैलिटी। सो लेडी मैकविथ वेलकम करती है दैट प्लीज़ आइए आप, हम लोग किसी के घर जाते हैं तो वो हमें वेलकम करते ही हैं, ये तो किंग है। सो वो उसे थैंक यू भी बोलते हैं, उसके एक्चुअली हाथ को लेकर उसे चूमते हैं और थैंक्स बोलते हैं। और वो लोग फिर मैकविथ को ढूंढते हैं कि भाई मैकविथ कहाँ है। ठीक है, सो आगे क्या होता है, ये सीन यहीं पर ख़त्म हो गया, छोटा सा सीन है। अब आते हैं हम लोग सीन 7 में। सो कहीं ना कहीं मैकविथ अकेला बैठकर सोच रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है कि क्या करना है भाई, अगर मर्डर करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअल में बहुत लोगों को वो मार चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो एक किंग है और कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो एक इंसान है, जो ह्यूमैनिटी, वो भी उसे कह रही है कि तुम किंग को मार दोगे। बिकॉज किंग डंकन एक अच्छा किंग था और वो मैकविथ को मानता भी बहुत था, और वो उसका कज़न भी था जैसा कि हमने शुरू में देखा। सो वो बहुत ही डायलेमा में है कि क्या करना चाहिए। और वो खुद से ही बातें करता है दैट इफ़ इट वर डन व्हेन दिस डन देन वर वेल इट वर डन क्विकली। मतलब कि अगर सिर्फ मारने की बात होती, उसके आगे पीछे का कुछ सोचना नहीं होता, तो ये बहुत ही ईजी है। और आफ्टर ऑल वो एक योद्धा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पे किसी ऐसे ही आम इंसान को नहीं मारना, बल्कि ये एक राजा है, किंग है, और सिर्फ मारने से तो नहीं होगा ना, कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखने होंगे ना भाई। मेरे कैसल में आया है तो हम कैसे मार दें, उसके बाद फिर तो हम तो पकड़े जाएंगे। सो ये सारे थॉट्स उसके माइंड में चल रहे हैं और वो बेचारा फंस चुका है। वो ये भी सोचता है कि उसकी ड्यूटी किंग को बचाने की है, ना कि उसे मारने की। और इस वक्त फर्स्ट टाइम वो इस चीज़ को एडमिट करता है दैट ही इज़ एम्बिशियस। अब वो एम्बिशियस हो रहा है, इसलिए उसके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई किंग को मारा जा सकता है। सो मैकबेथ पूरे तरह से परेशान है। तभी लेडी मैकबेथ एंटर करती है और पूछती है कि भाई तुम आए क्यों नहीं वहाँ पे, क्योंकि सब वहाँ आए थे मैकबेथ से मिलने, जश्न मनाने, और मैकबेथ ही गायब है। ये बेचारा अकेला बैठ के यहाँ सोच रहा है कि जो आया उसे मारूं कि ना मारूं। सो वो फिर अपनी बात उससे बताता है कि देखो मारना वारना ना ठीक नहीं है। वो बोलता है कि ये गलत है, हम नहीं मारेंगे, रहने दो, छोड़ो, हटाओ। तब लेडी मैकबेथ उससे बोलती है कि तब क्या उसने दारू पी हुई थी, क्या वो ड्रंक था जब उसने प्रॉमिस किया था कि वो लेडी मैकबेथ के प्लान को फॉलो करेगा। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब लेडी मैकबेथ को पता चलता है, उसे लेटर मिलता है और मैकबेथ उससे मिलने आता है कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा है, राजा आ रहे हैं, तो वो उसी वक्त कहती है हमने तो देख ही लिया था वो कितनी एम्बिशियस है। वो बोलती है कि हाँ हाँ हम इस किंग को मार देंगे, तुम सब सिर्फ वो करना जो मैं कहूँगी। उसी वक्त उसने कहा था अपने हस्बैंड को, ठीक है। सो वही कहती है कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे थे, अपना प्रॉमिस तोड़ोगे क्या। और फिर उसके बाद वो उसे इंसल्ट करने लग जाती है, उसके मैनहुड पे क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम कैसे मर्द हो वगैरह वगैरह। उसे कायर भी कहती है, डर रहे हो तुम, इस तरह की बातें करके वो उसे उकसाती है। सो मैकबेथ परेशान है कि अगर पकड़े गए तो, लेकिन लेडी मैकबेथ के पास उसके लिए भी एक प्लान है। वो कहती है कि हम गार्ड्स को इसके लिए ब्लेम कर देंगे कि उन्होंने ही किंग का मर्डर कर दिया। सो मैकबेथ फिर मान जाता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही श्योर है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उसके जैसा वो डायलेमा में नहीं है कि करे या नहीं करे। वो लोग उसके बाद वो लोग ये डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब तक सब कुछ नहीं हो जाता तब तक वो लोग प्रिटेंड करेंगे, इनोसेंट बनेंगे। मतलब उन्हें पता ही नहीं है भाई कि वही सब कुछ कर रहे हैं ना, बट वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वे इनोसेंट हैं जब तक सारा मामला निपट नहीं जाता। सो वो इनोसेंट बन के रहेंगे। ओके, सो मैकबेथ कहता है फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ट डोंट नो। मतलब कि फॉल्स फेस मस्ट हाइड, चेहरे के पीछे तो हमें छुपाना ही होगा, क्योंकि हमारा जो फॉल्स फेस इसलिए बोला गया क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं और दिल में भी बेईमानी छुपी हुई है। सो वही कहते हैं कि इस चेहरे को तो वो छुपाना ही होगा जो दिल में है। जो दिल जानता है वो चेहरे पे नहीं आना चाहिए। मतलब कर रहे हैं हम अंदर से धोखाधड़ी, बेईमानी, बट फेस पे हमें दिखना नहीं चाहिए। सो यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है, जिसमें कि टोटल 7 सीन्स हैं जो हमने बारी बारी से डिस्कस किए। इसके बाद इसी तरह से और भी सारे एक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।